तो दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसे समय की है जब इंसान और ट्रोल एक ही धरती पर शांति से रहते थे। वे अलग अलग दुनिया के होने के बावजूद एक दूसरे को स्वीकार करते थे और कई जगह तो साथ मिलकर जीवन भी बिताते थे। लेकिन समय बदला और पूरे यूरोप में धीरे धीरे क्रिश्चियन धर्म फैलने लगा। नए धर्म के साथ नए नियम आए और पुराने मिथकों को झूठ मान लिया गया, यानी ट्रोल्स को भी। अब ट्रोल्स को मॉन्स्टर समझा जाने लगा। तब नॉर्वे के किंग ओलाफ ने फैसला किया कि ट्रोल्स को खत्म कर दिया जाए। इसी फैसले पर उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे पहाड़ों और जंगलों में छिपी गुफाओं तक जाएं और ट्रोल्स को बाहर निकालें। सैनिक मशालें और हथियार लेकर अंधेरी गुफाओं में घुसे। उन्होंने ट्रोल्स को घसीटकर धूप में ला खड़ा किया और जैसे ही सूरज की किरणें उनके शरीर पर पड़ी, वे वहीं पत्थर के बेजान ढेर बन गए। इसके बाद सैनिक पूरे देश में फैल गए। जहां भी उन्हें कोई ट्रोल मिलता, वे उसे धूप में लाकर मार देते। ये शिकार कई दिनों तक चलता रहा और धीरे धीरे ट्रोल्स की संख्या कम होती चली गई। इस भयानक हमले के बाद जो कुछ ट्रोल बचे, वे डर में जीने लगे। उन्हें चर्च की घंटियों की आवाज से और क्रिश्चियन प्रतीकों से भय लगने लगा और आखिर में हालात ऐसे हो गए कि जमीन पर एक भी ट्रोल दिखाई नहीं देता था। और तब से लोग कहने लगे कि ट्रोल्स बस एक कहानी बनकर रह गए हैं। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी एक पिता ने अपनी छोटी बेटी को सोने से पहले सुनाई थी। वो बच्ची उस कहानी से इतनी प्रभावित हुई कि उसने ठान लिया कि बड़े होकर वो पैलियोंटोलॉजिस्ट बनेगी और सच्चाई खोजेगी। अब कहानी लगभग 30 साल बाद की दिखाई गई, जहां हमें जोटुनहाइमेन पहाड़ों के बीच स्थित एक सुनसान केबिन का दृश्य दिखाया गया। ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। तभी केबिन का दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक रहस्यमयी आदमी अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वो अंदर आया, नोरा नाम की एक लड़की अचानक उस पर टूट पड़ी। उसने उसे जमीन पर गिराकर पीटना शुरू कर दिया और चाकू से वार करने ही वाली थी कि तभी वो रुक गई, क्योंकि ध्यान से देखने पर उसे समझ आया कि वो कोई दुश्मन नहीं बल्कि उसका पुराना साथी एंड्रियास था। दरअसल एंड्रियास नोरा से मदद मांगने के लिए वहां आया था, क्योंकि 3 साल पहले उसी के ज्ञान की वजह से सेना ने पहाड़ों में मिले एक विशाल ट्रोल को हराया था। इसलिए इस बार भी उसे उसी की जरूरत थी। लेकिन नोरा ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस घटना के बाद वो ट्रोल कमीशन का हिस्सा बनी थी। पर उसकी नजर में ट्रोल कोई राक्षस नहीं बल्कि एक बेबस जीव था। पर उसे जल्द ही समझ आ गया कि जिस कमीशन में वो काम कर रही है वो भी पहले की तरह भ्रष्ट है। इसलिए उसने सब कुछ छोड़ दिया और दुनिया से दूर यहाँ रहने लगी। पर बात करते हुए एंड्रियास की नजर वहां रखी अपनी लिखी हुई किताब पर पड़ी, जिसे उसने नोरा के पिता को समर्पित किया था। ये देखकर नोरा ने उसे शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसके पिता की मौत पिछले ट्रोल हमले में हुई थी। तब एंड्रियास ने गंभीर आवाज में कहा कि उसके पिता हमेशा चाहते थे कि वो इस नई खोज को खुद देखे। ये सुनकर नोरा कुछ पल खामोश रही। फिर उसने गहरी सांस ली और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। हेलीकॉप्टर की यात्रा के दौरान एंड्रियास ने नोरा को एक सीक्रेट एग्रीमेंट दिया और उस पर हस्ताक्षर करने को कहा। फिर कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर मॉड पावर स्टेशन पर उतरा, जहां उनकी मुलाकात प्रोफेसर मोलर और वेंगल से हुई, जो पिछले ट्रोल हमले के समय भी वहां मौजूद थे। इसके बाद वे नोरा को सीधे एक गुप्त सुरंग के अंदर ले गए। चलते हुए वे उसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हुए मित्र राष्ट्रों के गुप्त तोड़फोड़ अभियानों के बारे में बताते रहे। उन्होंने समझाया कि उस समय दुनिया को यह बताया गया था कि ये सब पहले परमाणु बम को बनाने की दौड़ का हिस्सा था, लेकिन असल सच्चाई कुछ और थी। वो कहानी सिर्फ एक पर्दा थी ताकि लोग असली मिशन के बारे में न जान सकें। वास्तविक उद्देश्य एक विशाल ट्रोल की तलाश करना था, जिसे वर्षों पहले छिपा दिया गया था। अब जैसे ही वे सुरंग के अंत तक पहुंचे, नोरा की आंखों के सामने वही विशाल ट्रोल खड़ा दिखाई दिया, जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसके आसपास कई वैज्ञानिक शोध कर रहे थे और सुरक्षा के लिए वहां तेज यूवी लाइटें लगाई गई थीं, ताकि अगर वो हिले भी तो सूरज की रोशनी की तरह उन किरणों से पत्थर बन जाए। तभी प्रोजेक्ट की प्रमुख और विकासवादी जीव विज्ञानी मैरियन ने अपना परिचय दिया और साफ कहा कि वो नहीं चाहती कि नोरा इस केस में शामिल हो। उसे लगा कि नोरा की मौजूदगी से हालात और जटिल हो सकते हैं। लेकिन एंड्रियास ने शांत स्वर में समझाया कि प्रोजेक्ट में कोई प्रगति नहीं हो रही है और इसे बंद करने का नोटिस भी आ चुका है। इसलिए उनके पास आखिरी उम्मीद के तौर पर नोरा को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ पल सोचने के बाद मैरियन मान गई। उसने बताया कि ट्रोल गहरी नींद में है और उसके जिंदा होने का एकमात्र संकेत उसकी धीमी धड़कन है। जांच में यह भी सामने आया कि उसके डीएनए में इंसानों से ज्यादा समानता पौधों से मिलती है, जो उसे और भी रहस्यमयी बनाता है। इसके बाद एंड्रियास नोरा को एक ऑफिस में ले गया, जहां उनकी मुलाकात सिग्रीड से हुई। असल में एंड्रियास और सिग्रीड अब साथ थे और सिग्रीड गर्भवती भी थी। उसी कमरे में ट्रोल से जुड़े हजारों प्राचीन ग्रंथ रखे थे, जिनमें साल 1030 का किंग ओलाफ का मूल ट्रोल कानून भी शामिल था। उस कानून का एक हिस्सा गायब था
लेकिन संकेत मिलते थे कि उसमें ट्रोल्स को देश से बाहर निकालने की बात लिखी थी। अब नोरा उलझन में थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। इसलिए उसने बहाना बनाया कि उसे बाथरूम जाना है और वहां से निकल गई। लेकिन वो सीधे उसी कमरे की ओर चली गई जहां विशाल ट्रोल रखा गया था। वो लिफ्ट से सबसे ऊंचे प्लेटफॉर्म तक पहुंची और धीरे धीरे उसके पास जा खड़ी हुई। फिर उसने ट्रोल की नाक को हल्के से छुआ और गुनगुनाने लगी, मानो किसी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही हो। जब कुछ नहीं हुआ तो वो निराश होकर मुड़ने लगी। लेकिन तभी मेन कंप्यूटर की स्क्रीन पर अचानक उसके जीवन संकेतों में बदलाव दिखाई देने लगा। और वही नोरा वहां से जाने ही वाली थी कि अचानक ट्रोल की उंगलियां हल्की सी हिलीं और अगले ही पल उसने अपनी भारी पलकें खोली और सीधा नोरा की तरफ देखने लगा। शोर सुनते ही बाकी लोग भी कमरे में पहुंच गए। उसी समय ट्रोल हिलने लगा। हालांकि वो अब भी जंजीरों से बंधा था, इसलिए वो खुद को छुड़ा नहीं पाया। अब हालात बिगड़ते देख प्रोफेसर मोलर ने गार्ड को यूवी लाइटें चालू करने का आदेश दिया, लेकिन मैरियन ट्रोल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसलिए उसने जानबूझकर मशीन के कंट्रोल पैनल पर कॉफी गिरा दी, जिससे चिंगारियां निकलीं और यूवी लाइटें बंद हो गईं। अंधेरा होते ही ट्रोल ने पूरी ताकत से जंजीरें तोड़ दी और लिफ्ट पर जोरदार वार किया। लिफ्ट का केबिन झटके से दूर जा गिरा और नोरा उसके साथ नीचे फिसलती चली गई, लेकिन वो किसी तरह पकड़ बनाए रही और बच गई। ये देखकर एंड्रियास तुरंत दौड़कर पहुंचा, लिफ्ट का दरवाजा खोला और उसे बाहर निकाला। इस अफरा तफरी के बीच मोलर को पास में ट्रोल का एक नमूना मिला, जिसे वो उठाकर जल्दी से वहां से भाग गया। तभी ट्रोल लैब के अंदर आगे बढ़ता गया और उसने वैंगल को कुचल दिया, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। इसके बाद एंड्रियास और नोरा सीढ़ियों पर सिग्रीड और मैरियन से मिले और चारों आपातकालीन दरवाजे की ओर भागे। तभी ट्रोल ने पूरी इमारत को तोड़ते हुए बाहर का रास्ता बना लिया। बाहर निकलकर उसने कुछ पल के लिए ग्रुप की ओर देखा, जैसे उन्हें पहचान रहा हो, और फिर भारी कदमों से वहां से दूर चला गया। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर टीम उन्हें सीधे रॉयल एयरफोर्स बेस ले गई। वहां उनकी मुलाकात अपने पुराने साथी क्रिस से हुई, जिसे अब मेजर बना दिया गया था। माहौल पहले से ही तनाव भरा था और ऊपर से मीटिंग रूम में बैठते ही नोरा ने मैरियन से बहस शुरू कर दी और कहा कि ट्रोल की सही देखभाल नहीं की गई, इसलिए हालात इतने बिगड़ गए। तभी प्रधानमंत्री ब्रिनमैन कमरे में आए और उन्होंने साफ कहा कि उन्हें शुरू से ही ये प्रोजेक्ट खतरनाक लगता था, इसी वजह से वे इसके खिलाफ थे। लेकिन मैरियन अब भी ट्रोल को जिंदा पकड़कर उस पर शोध जारी रखना चाहती थी, पर नोरा ने दृढ़ आवाज में कहा कि प्रकृति की ताकत को पूरी तरह काबू में नहीं किया जा सकता। ब्रिनमैन ने माना कि वो रिसर्च जारी रखना चाहते थे, लेकिन उनकी पहली जिम्मेदारी अपने लोगों की सुरक्षा है। इसलिए उन्होंने बिना देर किए सेना को ट्रोल को मारने का आदेश दे दिया। ये सुनकर नोरा गुस्से से भर उठी, क्योंकि पिछली बार उन्होंने एक निर्दोष ट्रोल को मार दिया था। उसे लगा कि वे फिर वही गलती दोहराने जा रहे हैं। तब ब्रिनमैन ने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा कि उस हमले में उसने अपने भाई को भी खो दिया था, इसलिए उसने साफ किया कि वो दोबारा वही दर्द अपनी जनता को नहीं झेलने देगा। अब मीटिंग खत्म होने के बाद एंड्रियास ने देखा कि नोरा अपने हाथ में एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा पकड़े हुए है। उसने चुपचाप उससे पूछा कि ये क्या है। नोरा ने धीमी आवाज में कहा कि ये पिछले मारे गए ट्रोल का हिस्सा है। दरअसल वो इसे अपनी गलती की याद के तौर पर हमेशा साथ रखती है, ताकि वो कभी ना भूले कि ट्रोल भी एक जीव है, जिसके अपने एहसास थे, अपना घर था और शायद अपने लोग भी। ये देखकर एंड्रियास ने धीरे से कहा कि उसने भी अपनी गलतियों को कभी नहीं भुलाया, क्योंकि इंसान उन्हीं से सीखकर आगे बढ़ता है। इसके बाद नोरा एंड्रियास को लेकर क्रिस की टीम के पास पहुंची। वहां क्रिस अपनी टीम को समझा रहा था कि वे ट्रोल पर किस तरह हमला करेंगे। नोरा ने भी उनके साथ जाने की अनुमति मांगी, लेकिन क्रिस ने साफ मना कर दिया। तब नोरा ने उसे याद दिलाया कि उसके पिता पिछली लड़ाई में मारे गए थे और वो अब भी उस पर एहसानमंद है। कुछ पल की चुप्पी के बाद क्रिस ने हामी भर दी। मैरियन भी इस मिशन में उनके साथ शामिल हो गई। इसके बाद क्रिस उन्हें हेलीकॉप्टरों के पास ले गया और दिखाया कि सेना ने उनमें खास यूवी लाइटें लगा दी हैं, ताकि ट्रोल को धूप जैसी तेज किरणों से कमजोर कर खत्म किया जा सके। इसी दौरान एक स्की रिजॉर्ट में लोग नाच गाने और जश्न में डूबे हुए थे। तब अचानक पूरी इमारत जोर से हिलने लगी और छत से लटकी डिस्को बॉल नीचे गिर पड़ी। उसी समय बाहर से एक अजीब और भारी गुर्राहट सुनाई दी। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही ट्रोल ने पब की छत फाड़ दी। शुरुआत में कुछ लोग उसे मजाक समझकर उसकी तस्वीरें लेने लगे, लेकिन जैसे ही उसने भयानक दहाड़ लगाई और अपना विशाल हाथ अंदर डाला, वहां अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे, एक दूसरे को धक्का देने लगे, जिससे कई घायल हो गए और इमारत के हिस्से टूटकर गिरने लगे। और वही ट्रोल बार बार अंदर हाथ डालता और लोगों को पकड़कर निगलता गया, जिससे पूरा रिजॉर्ट चीखों से गूंज उठा। तभी आसमान में हेलीकॉप्टरों की तेज आवाज गूंज उठी। वे तेजी से उसके पास आए और ट्रोल के ऊपर मंडराते हुए यूवी लाइटें चालू कर दी। तेज किरणें उसके शरीर पर पड़ी तो उसकी चमड़ी जलने लगी और वो दर्द से दहाड़ उठा।
लेकिन अचानक ट्रोल ने पास का एक बड़ा बिजली का खंभा उखाड़ लिया और पूरी ताकत से उनकी ओर फेंक दिया। जहां वो खंभा एक हेलीकॉप्टर से टकराया और वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ये देखकर क्रिस ने तुरंत अपने साथी पायलट से संपर्क किया। पायलट ने शांत स्वर में कहा कि उसके लिए उसके साथ लड़ना सम्मान की बात थी। फिर अगले ही पल हेलीकॉप्टर नीचे गिरा और जोरदार धमाके के साथ फट गया। ये देखकर क्रिस गुस्से से भर उठा और बदला लेने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसका अपना हेलीकॉप्टर भी क्षतिग्रस्त हो चुका था। इसलिए नोरा ने उसे रोका और समझाया कि अभी हमला करना बेकार होगा। क्रिस कुछ पल ट्रोल को घूरता रहा, पर तभी ट्रोल मुड़ा और वहां से चला गया। बाद में क्रिस अपने दोस्त के दुर्घटना स्थल पर उतरा और जलते मलबे के पास खड़े होकर उनके लिए कुछ शब्द कहने लगा। मैरियन ये देखकर हैरान थी कि ट्रोल इतने निर्दयी हो सकते हैं, लेकिन नोरा ने शांत स्वर में कहा कि पिछला ट्रोल ऐसा नहीं था। वो सिर्फ अपने घर लौटना चाहता था। उसका ये भी मानना था कि इंसानों के सालों के अत्याचार ने ही उन्हें इतना हिंसक बना दिया है। तभी एंड्रियास ने पूछा कि क्या वे ट्रोल से बात करने की कोशिश कर सकते हैं। नोरा ने कुछ सोचकर कहा कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को जानती है जो उनकी इस केस में मदद कर सकता है। इसी उम्मीद के साथ टीम डोर पहाड़ों के एक प्रतिबंधित सैन्य क्षेत्र में पहुंची। उन्हें टूटी हुई बाड़ का हिस्सा मिला और उसी रास्ते से वे चुपचाप अंदर घुस गए। घने सन्नाटे के बीच आगे बढ़ते हुए वे एक पुरानी गुफा तक पहुंचे, जहां गुफा की दीवार पर एंड्रियास को एक चिपचिपा पदार्थ दिखाई दिया। उसे देखकर नोरा ने समझाया कि ये एक पुराना शिकार गड्ढा था। कभी इसी जगह ट्रोल किंग को मारने की योजना बनाई गई थी। उस योजना में लोगों ने उसके बच्चे को अगवा करके यहीं छिपा दिया था ताकि किंग उसे बचाने आए और जाल में फंस जाए। गुफा की चट्टानों पर क्रिश्चियन प्रतीक उकेरे गए थे ताकि ट्रोल को और कमजोर किया जा सके। नोरा ने आगे बताया कि ट्रोल किंग उस जाल से बच निकला था, लेकिन वही ट्रोल 3 साल पहले उनके हाथों मारा गया। फिर भी उसके बच्चे के अवशेष आज तक कभी नहीं मिले। अब जब ग्रुप गुफा के एक गहरे गड्ढे के पास पहुंचा तो नोरा ने ट्रोल किंग के पत्थर को जमीन पर हल्के से ठोका और सबको शांत रहने को कहा। तभी अंधेरे से अचानक एक ट्रोल उनके सामने आ गया। नोरा ने तुरंत सबको बोला कि ये उसी कहानी का बच्चा है। उसने बताया कि पिछले 3 सालों में वो कई बार यहाँ आई थी ताकि ये ट्रोल उसके साथ सहज हो सके। फिर उसने उसे उसके पिता का पत्थर दिखाया। ट्रोल ने पत्थर को सूंघा और खुश हो गया। इसके बाद नोरा ने उसकी नाक को सहलाया। ट्रोल ने भी खुशी भरी आवाज निकाली। ये देखकर एंड्रियास हैरान रह गया। फिर नोरा ने उसे भी वही करने को कहा। एंड्रियास ने सावधानी से ट्रोल की नाक छुई और गुनगुनाया, और ट्रोल ने भी अच्छी प्रतिक्रिया दी। क्योंकि उस प्राणी का कोई नाम नहीं था, इसलिए नोरा ने मुस्कुराकर उसे ब्यूटीफुल नाम दे दिया। अब बोवर्डिन इलाके में जब वो ट्रोल पास आता दिखा तो नोरा ने तुरंत आकाश में एक फ्लेयर गन दागी। उसी पल बर्फ के नीचे से ब्यूटीफुल बाहर निकला और दोनों ट्रोल आमने सामने आ गए। वे एक दूसरे पर जोर से गुर्राने लगे और माहौल तनाव से भर गया। लेकिन तभी बड़े ट्रोल ने पूरी ताकत से जमीन पर पैर पटका, जिससे बर्फ में लंबी दरार पड़ गई। ये देखकर नोरा तेजी से पीछे हटने लगी, लेकिन दुर्भाग्य से ब्यूटीफुल समय पर हट नहीं पाया और टूटती बर्फ के साथ ठंडे पानी में जा गिरा। वो कुछ पल तक तैरने और बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, पर आखिर में वो पानी में डूब गया। इसके बाद ट्रोल उनकी ओर बढ़ने लगा तो सब लोग जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की तरफ भागे। अब जैसे ही हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, ट्रोल ने उछलकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पायलट ने आखिरी पल में ऊंचाई ले ली और वे किसी तरह बच निकले। आसमान में ऊपर जाते हुए भी नोरा की नजर नीचे जमी रही। वो उसी जगह को देखती रही जहां ब्यूटीफुल डूब गया था। उसकी आंखों में गहरा दर्द था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब उसकी वजह से हुआ। अब कहानी आगे बढ़ती है। बेस पर लौटकर ग्रुप ने बड़े ट्रोल की यात्रा का रास्ता नक्शे पर चिन्हित किया। सब चुपचाप उस लाइन को देखते रहे जो शहरों और पहाड़ों को पार करती हुई आगे बढ़ रही थी। तब मैरियन ने ध्यान से रूट का अध्ययन किया और गंभीर स्वर में कहा कि ये कोई आम दिशा नहीं है। ये दरअसल तीर्थ यात्रियों का पुराना मार्ग है जो उत्तर की ओर निडारो तक जाता है। ये सुनते ही नोरा को अपने पिता की सुनाई कहानियां याद आ गईं। उस समय निडारो ही किंग ओलाफ की राजधानी थी और वहीं से वो शासन करता था। तब सबको समझ आ गया कि बड़ा ट्रोल सीधा उसी जगह की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब साफ था कि वो बदला लेने जा रहा था। ये समझते ही वे लोग ट्रोनहाइम पहुंचे और नोरा के पिता की पुरानी मित्र एस्थर से मिले। एस्थर उन्हें सीधे निडारोस कैथेड्रल ले गई, जो 1070 से 1300 के बीच बना था और बाद में हार्ट ऑफ नॉर्वे कहलाया। कभी इसी चर्च ने पूरे देश पर कठोर शासन किया था। चर्च के अंदर प्रवेश करते समय क्रिस ने सम्मान के तौर पर अपने हथियार बाहर ही छोड़ दिए। अंदर पहुंचकर नोरा ने एस्थर को समझाया कि वे किंग ओलाफ की कब्र ढूंढने आए हैं। ये सुनकर एस्थर कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उन्हें एक छिपी हुई भूमिगत सुरंग की ओर ले गई। रास्ते में उसने हैरानी जताई कि चर्च ने ओलाफ को क्यों छिपा कर रखा, जबकि वो उनके लिए इतना महत्वपूर्ण माना जाता था। इसके बाद वे एक खाली कमरे में पहुंचे जहां वर्षों से लोग कब्र की तलाश कर रहे थे, लेकिन अब तक सफल नहीं हो पाए थे।
तभी मैरियन ने दीवार पर वही प्रतीक देखा जो गुफा में उसने देखा था। फिर सभी लोग खोज में लग गए। उन्हें दीवार पर ओलाफ की एक भित्तिचित्र मिली। जब एंड्रियास ने उसे छुआ तो एक छोटा टुकड़ा गिरा और उसके पेट के स्थान पर एक छेद दिखाई दिया। तब एस्थर को याद आया कि अंतिम युद्ध में ओलाफ के पेट, जांघ और गर्दन पर घाव लगे थे। उसने उन जगहों को छुआ तो दीवार के टुकड़े हट गए और घावों की जगह 3 छेद दिखने लगे। ये देखकर नोरा ने उन छेदों में मशालें लगाईं और उन्हें घुमाया। तभी दीवार के अंदर से मशीन जैसी आवाजें आने लगीं। जब तीनों मशालें पूरी तरह घुमाई गईं, तो एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया। दरवाजे के उस पार एक बड़ा कक्ष था, जिसके बीचों बीच पानी से घिरे तालाब में ओलाफ की कब्र बनी हुई थी। सबने मिलकर उसका भारी पत्थर का ढक्कन हटाया। अंदर ओलाफ का कंकाल पड़ा था और उसके हाथ में उसकी तलवार थी। जब उन्होंने ओलाफ के कंकाल की ध्यान से जांच की तो उसकी जेब से ट्रोल कानून का वही गायब हिस्सा मिला जिसे कहानी की शुरुआत में हमने देखा था। ये देखकर सब हैरान रह गए। वे तुरंत कक्ष से बाहर आए और उस दस्तावेज की तस्वीर सिग्रीड को भेजी। सिग्रीड ने संस्थान में रखे उसके दूसरे हिस्से के साथ उसे जोड़ दिया। अब जब ट्रोल कानून का पूरा पाठ उनके सामने था तो सच्चाई स्पष्ट हो गई। उसमें लिखा था कि किंग ओलाफ ट्रोल्स को देश से बाहर निकालने के खिलाफ था। इसी वजह से चर्च ने ही उसे मार दिया था ताकि वे ट्रोल्स का नरसंहार जारी रख सकें। ये सच्चाई सामने आते ही सबको समझ आ गया कि बड़ा ट्रोल ओलाफ से बदला लेने नहीं आ रहा था। उसका गुस्सा किसी एक राजा पर नहीं बल्कि इस शहर के लोगों पर था। इसी बीच स्की रिजॉर्ट पर हुए हमले और आदमी के टूटे हुए घर के वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गए। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हर जगह इन्हीं घटनाओं की चर्चा होने लगी। दूसरे देशों की सरकारें भी डर गईं और उन्होंने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ी तो वे हस्तक्षेप करेंगे। तब प्रेसिडेंट ब्रिंचमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तीर्थयात्रियों के मार्ग पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। लेकिन जब एक पत्रकार ने पूछा कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा तो उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं निकला। इसी बीच क्रिस को बेस पर वापस बुलाया गया, लेकिन उसने ऑर्डर को अनदेखा कर दिया और अपने दोस्तों के साथ रहने का फैसला किया ताकि वे साथ मिलकर उस भयानक मॉन्स्टर से लड़ सकें। तभी ग्रुप ये सोचने लगा कि पुराने समय में ओलाफ ट्रोल्स से कैसे लड़ता था, क्योंकि चांदी की तलवार तो ज्यादा असरदार नहीं थी। तभी नोरा को तालाब की याद आई। ये याद करते हुए उसने एक चाकू को पवित्र जल में डुबोया और उससे ट्रोल किंग के पत्थर को छुआ, जिससे पत्थर तुरंत 2 हिस्सों में टूट गया। इससे साबित हो गया कि ट्रोल्स पवित्र जल से कमजोर पड़ते थे। इसके बाद क्रिस और मैरियन उस शहर के लोगों के पास गए जिन्हें सुरक्षित जगहों पर निकाला जा रहा था। उन्होंने उनसे खुलकर मदद मांगी और बताया कि ये लड़ाई सिर्फ सेना की नहीं बल्कि पूरे शहर की है। हालात की गंभीरता समझकर भीड़ ने उत्साह के साथ उनका साथ देने का फैसला किया। उधर एस्थर ने एंड्रियास को चर्च की विशाल घंटियां बजाने का तरीका सिखाया ताकि उनकी आवाज दूर तक गूंज सके और ट्रोल कुछ पल तक कमजोर रह सके। अब तालाब से लेकर सैन्य ट्रकों तक लोगों की एक लंबी कतार बना दी गई। बाल्टियों में पवित्र जल भरकर सैनिक अपने हथियारों और उपकरणों में डालने लगे ताकि वे आने वाले मुकाबले के लिए तैयार हो सकें। अब पूरा शहर एकजुट होकर उस आखिरी लड़ाई की तैयारी कर रहा था। शाम होते होते बड़ा ट्रोल शहर में आ पहुंचा। जैसे ही वो चर्च की ओर बढ़ा, एस्थर और एंड्रियास ने ऊंचे टावर में खड़े होकर घंटियां बजानी शुरू कर दी। घंटियों की तेज ध्वनि से ट्रोल को तकलीफ होने लगी और उसकी चाल धीमी पड़ गई। ये मौका देखते ही सैनिकों ने उस पर गोलियां चलाईं, जिनमें पवित्र जल भरा था। गोलियां लगते ही उसके शरीर से धुआं उठने लगा और उसकी चमड़ी जलने लगी। वो दर्द से दहाड़ा, लेकिन ये उसे रोकने के लिए काफी नहीं था। फिर गुस्से में उसने पास का एक बड़ा पेड़ उखाड़ा और पूरी ताकत से चर्च की ओर फेंक दिया। पेड़ टकराते ही घंटियां टूट गईं और आवाज अचानक बंद हो गई। सौभाग्य से एस्थर और एंड्रियास समय रहते वहां से भाग निकले। अब सैनिक लगातार हमला करते रहे, लेकिन पवित्र जल का असर उतना तेज नहीं था जितनी उन्हें उम्मीद थी। तब क्रिस ने इशारा किया और जमीन में पहले से लगाए गए विस्फोटकों को उड़ा दिया। जोरदार धमाका हुआ और बड़े ट्रोल को गहरी चोटें आईं। वो लड़खड़ाया, लेकिन अब भी जिंदा था और सीधा ग्रुप की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो उनके करीब पहुंचा, अचानक एक जोरदार दहाड़ गूंजी। सबने मुड़कर देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि ब्यूटीफुल वापस आ गया था। अब दोनों ट्रोल आमने सामने आए और नदी में उतर गए। पानी के बीच उनकी भयंकर लड़ाई शुरू हो गई, जिससे चारों ओर लहरें और छींटे उठने लगे। पर उसी समय बड़े ट्रोल ने पूरी ताकत से ब्यूटीफुल पर वार किया और उसे उठाकर पास के पुल पर दे मारा। जोरदार टक्कर से पुल टूट गया और ब्यूटीफुल फिर से पानी में जा गिरा। नोरा ये देखकर घबरा गई। वो अपने दोस्त की मदद करना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। तभी मैरियन को याद आया कि बड़े ट्रोल के शरीर में अब भी धड़कन है, इसलिए उसने तुरंत सुझाव दिया कि बाहर से हमला बेकार है, उन्हें अंदर से वार करना होगा ताकि पवित्र जल सीधे उसके दिल तक पहुंच सके। लेकिन समस्या ये थी कि उनके पास सिर्फ एक बम बचा था, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी था। उधर बड़ा ट्रोल लगातार ब्यूटीफुल को दबाकर मार रहा था। ये देखकर क्रिस और एंड्रियास हेलीकॉप्टर में सवार हुए, जबकि नोरा और मैरियन आगे बढ़कर गोलियां चलाने लगी।
इससे थोड़े टाइम के लिए ट्रोल का ध्यान बटा, लेकिन ब्यूटीफुल अब भी उसके पैर के नीचे दबा रहा। इसी अफरा तफरी में एंड्रियास के हाथ से बम फिसल गया। वो नीचे गिरने ही वाला था कि उसने तुरंत झुककर उसे पकड़ लिया, लेकिन डिटोनेटर हाथ से छूटकर नीचे गिरा और टूट गया। अब हालात और गंभीर हो गए। बम को फोड़ने का एक ही तरीका बचा था, उसे ग्रेनेड से उड़ाना, और इसका मतलब साफ था, जो भी ये करेगा उसकी जान बचना लगभग नामुमकिन होगा। तब एंड्रियास को समझ में आया कि उसे क्या करना है। ये समझकर उसने सिग्रीड को आखिरी बार फोन किया, लेकिन बात पूरी होने से पहले संपर्क टूट गया। उसी समय ब्यूटीफुल बेहोश हो गया और नोरा ऑफ मैरियन की गोलियां खत्म हो गईं। मैरियन पीछे हट गई, लेकिन नोरा ने हार नहीं मानी। तभी हेलीकॉप्टर बड़े ट्रोल के सिर के पास पहुंचा और एंड्रियास ग्रेनेड और बम लेकर नीचे कूद गया। बड़ा ट्रोल ने उसे निगल लिया, जिससे अंदर से ग्रेनेड फटा और पवित्र जल उसके पूरे शरीर में फैल गया। उसकी सख्त त्वचा जलने लगी और दर्द से वो कमजोर पड़ गया। तभी ब्यूटीफुल होश में आया और उसने उसके सीने में हाथ डालकर उसका दिल निकाल दिया। कुछ समय बाद चर्च की मरम्मत होने लगी। एस्थर ने एक प्रदर्शनी शुरू की, जिसमें ओलाफ की असली कहानी लोगों को बताई गई। उधर सिग्रीड ने बच्चे को जन्म दिया और क्रिस एक प्यारा मामा बन गया। और वही ब्यूटीफुल को अब पहाड़ों में आजादी से घूमने की अनुमति मिल गई और वो अक्सर नोरा के केबिन पर आने लगा। लेकिन इसी दौरान मोलर चुपचाप उस नमूने पर काम करता रहा जिसे वो चुरा लाया था, और अब वो नमूना एक छोटे ट्रोल में बदल चुका था, जो ये संकेत दे रहा था कि कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।